तो फिर अब जो मुकाबला था वह किक्कर सिंह और मीरा बख्श के बीच में होने वाला था। जो लेखक हैं वह किक्कर सिंह के बारे में कुछ कहते हैं। वह कहते हैं कि किक्कर सिंह बड़ा भीमकाय पहलवान था। उसकी डील डॉल का अब तक का कोई पहलवान ही नहीं हुआ था। वह इतना मोटा था कि उसकी मांसपेशियां अंग अंग में झूला करती थी, और जब वह चलता था या कुश्ती लड़ता था तो मालूम होता था कि तूफान आई हुई नदी हिलोरे ले रही है। तो इस तरह का जो शरीर था यह किक्कर सिंह का था। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि यह जो किक्कर सिंह पहलवान है यह वही पहलवान है जिसके बारे में स्वामी सत्येंद्र जी ने एक वीडियो में बताया है, लेकिन इस बात की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह सच में वही पहलवान है या फिर कोई अन्य पहलवान है, क्योंकि किक्कर सिंह नाम के तो ना जाने शायद कितने पहलवान रहे होंगे। इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये वही पहलवान है जिसके बारे में स्वामी जी ने बताया था। तो किक्कर सिंह और मीरा बख्श का मुकाबला हुआ और इन दोनों में काफ़ी लंबे समय तक मुकाबला चला, लेकिन अंत में आकर किक्कर सिंह ने अपने आप ही हार मान ली और वह ज़मीन पर जाकर चित्त हो गया। और दर्शकों के कहने पर भी किक्कर सिंह ज़मीन से उठा ही नहीं, और अंत में पता चला कि ये जो किक्कर सिंह जो था इसको मीरा बख्श ने बड़ी ही सरलता से हरा दिया। बाद में ऐसा भी कहा जा रहा था कि किक्कर सिंह जो थे वह जानबूझकर हारे थे, क्योंकि उनको 14,000 रुपये की नकद राशि पहले ही दे दी गई थी कि वह इस मुकाबले में अपने आप को हराएंगे। यह एक तरह से उस समय जो मैच की जो फिक्सिंग थी यह पहले ही कर दी गई थी, और किक्कर सिंह को ऐसा आदेश दे दिया गया था कि तुम यह जो मुकाबला होगा इसमें अपने आप को हराओगे और बदले में तुम्हें 14,000 रुपये की राशि दे दी जाएगी। तो इस तरह से मीरा बख्श की वहाँ पर विजय हुई थी और किक्कर सिंह ने अपने आप ही हार मान ली थी, और जिस वजह से उसको बाद में ऐसा कहा गया था कि ये जो किक्कर सिंह नाम का पहलवान है यह जानबूझकर हारा है, क्योंकि इसको नकद धनराशि पहले ही दे दी गई थी। अब मीरा बख्श की बारी थी कि वह गामा के साथ लड़े। गामा ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इन दो पहलवानों में से जो भी पहलवान जीतेगा उसका मुकाबला मेरे साथ किया जाएगा। लेकिन अब बात जब आई मीरा बख्श पे, तो मीरा बख्श ने अपनी तरफ से ही गामा से युद्ध लड़ने के लिए मना कर दिया। और जब मीरा बख्श ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व नहीं करूँगा, तो फिर वहाँ पर जो भी समाज बैठा हुआ था और वहाँ पर जो राजा महाराजा बैठे हुए थे उसने ही गामा को भारत का नंबर 1 पहलवान घोषित कर दिया था। बात 1909 की है। लाहौर में उस समय दो पट्टे जो थे, जो शक्तिशाली पुरुष थे, जो जवान व्यक्ति थे, वह तैयार हो रहे थे, और वहाँ पर रहने वाले जो बुजुर्ग थे उन्होंने ऐसा अनुमान लगा लिया था कि लाहौर से यह जो दो पहलवान हैं यह अपने आने वाले समय में काफ़ी नाम कमाएंगे। अपने देश में तो ताकत का सिक्का जमाएंगे ही जमाएंगे, इसके अलावा वह विदेश में भी अपनी ताकत का सिक्का जरूर जमाएंगे। और उन दो पहलवानों का नाम था, पहले का नाम गामा था और दूसरे का नाम गुलाम मोइनुद्दीन था। यही दो पहलवान थे जिनकी घोषणा उन बुजुर्गों ने कर दी थी कि ये जो दो पहलवान हैं यह आगे चलकर बहुत नाम कमाएंगे। जो गुलाम मोइनुद्दीन नाम का जो पहलवान था इसने विदेश में जाकर गामा से भी ज़्यादा प्रशस्ति हासिल करी थी, और ना जाने कितने विदेशी पहलवानों को उन्होंने धूल चटाई थी। और एक समय ऐसा आया जब गामा का मुकाबला गुलाम मोइनुद्दीन के साथ किया गया, और ये जो मुकाबला था यह काफ़ी टफ था। गामा और गुलाम मोइनुद्दीन के बीच यह जो मुकाबला था यह काफ़ी कशमकश भरा हुआ था। गामा और गुलाम मोइनुद्दीन का जब मुकाबला हुआ था तो फिर गामा ने मोइनुद्दीन को 8 मिनट में हराया था, और गामा जो थे वहाँ पर वह चैम्पियन बने थे। यह जो लड़ाइयाँ हुई हैं यह लेखक ने जिस तरह से बताई हैं, डिटेल में बताया है, तो फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा।
और जो ब्रीफ में बताया है वह मैं आपको ब्रीफ में करके बता रहा हूँ। अब गामा जो थे वे विदेश का भ्रमण करना चाहते थे, तो फिर यहाँ पर जब वह इंग्लैंड गए थे तो उसके बारे में यहाँ लेखक बताते हैं। गामा जो थे वह 1910 में इंग्लैंड गए थे और उनके साथ अन्य जो पहलवान थे, उनके जो साथी थे, वह भी उनके साथ गए थे, जिसमें धनी बंगाली शरद कुमार भी थे, इमाम बख्श यानी कि गामा के भाई और अहमद बख्श भी थे। इसके अलावा जो गामू नाम के पहलवान थे वह भी इंग्लैंड गए थे। गामा के साथ ये जो पूरी टोली जो इंग्लैंड जा रही थी, यह दूसरा दल था जो कभी इंग्लैंड गया था। इससे पहले पहलवानों का एक दल और भी इंग्लैंड गया था और पहले दल में मुद्दन सिंह, गंगा ब्राह्मण और इनके साथ जो अन्य जो पुरुष थे वह भी इंग्लैंड गए थे। वह जब इंग्लैंड गए थे तो फिर वहाँ पर भी उन्होंने पहलवानी के दम पर अपनी ताकत का सिक्का इंग्लैंड में जमाया था। अब गामा पहलवान की और उनके साथियों की बारी थी कि वह इंग्लैंड जाएं और अपनी ताकत को पूरे विश्व भर में दिखा कर आएँ। गामा जब अमेरिका में गए थे तो फिर वहाँ पर उन्होंने एक अमेरिका का पहलवान था जिसका नाम डॉक्टर बेंजामिन रोलर था। गामा ने डॉक्टर बेंजामिन को 2 बार पछाड़ा था। पहली कुश्ती में गामा ने बेंजामिन को 5 मिनट में ही पछाड़ कर दिखाया था और जब दूसरी बार कुश्ती हुई थी तो फिर गामा ने डॉक्टर बेंजामिन रोलर को 6 मिनट में ही पछाड़ दिया था। इसके अलावा गामा का जो छोटा भाई इमाम बख्श था, उसका मुकाबला जॉन लेन के साथ हुआ था, जिसको गामा के भाई ने 15 मिनट के भीतर 2 बार पछाड़ा था और वहाँ पर इमाम बख्श यानी कि गामा का जो भाई था उसकी विजय हुई थी। अमेरिका में रहने वाले जो अन्य पुरुष थे वह गामा की ताकत को देखकर और उनके भाई की ताकत को देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गए थे और वह ऐसा कह रहे थे कि ये जो भारत देश है यह पहलवानी के नाम में सबसे आगे है। विदेश का जो अन्य जो कोई भी पहलवान है वह भारत के पहलवानों को टक्कर दे ही नहीं सकता है। इंग्लैंड में जब गामा गए हुए थे तो फिर वहाँ पर उन्होंने अनेक पहलवानों को धूल चटाई थी। अब इंग्लैंड को इस बात की चिंता होने लगी थी कि हमको कोई ऐसा पहलवान मिले जो हमारे इंग्लैंड की लाज बचाए और गामा को एक शक्तिशाली मुकाबले की टक्कर दे। तो फिर ये जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में उस समय रूस का एक शक्तिशाली पहलवान था जिसका नाम हैकेंचमिड बताया गया है। हैकेंचमिड जो था वह अपने समय का एक शक्तिशाली पहलवान था। तो इंग्लैंड के लोगों ने उसी हैकेंचमिड से ऐसी गुहार लगाई थी कि वह यह जो गामा पहलवान जो आए हुए हैं भारत से, उनके साथ मुकाबला करे और उनको एक अच्छी खासी टक्कर दे। लेकिन हैकेंचमिड ने मना कर दिया था। शायद वह इसलिए मना कर रहे थे कि उन्होंने गामा की ताकत को देखा था, उनके शक्तिशाली शरीर को देखा था। इसलिए हैकेंचमिड जो था वह मना कर दिया कि मैं गामा के साथ मुकाबला करूंगा ही नहीं। इसके अलावा हैकेंचमिड को एक भारी रकम देने का भी वादा किया गया कि यदि आप गामा के साथ पहलवानी करोगे, उनके साथ मुकाबला करोगे तो फिर आपको एक बहुत ही भारी रकम दी जाएगी। क्योंकि यह बात जो थी यह इंग्लैंड की शान पर आ गई थी। यदि इंग्लैंड में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं उठा जो गामा को टक्कर दे सके तो फिर इंग्लैंड की बहुत ही जग हसाई हो जाएगी। सारा विश्व जान जाएगा कि इंग्लैंड में भी गामा ने अपनी ताकत को दिखाया और इंग्लैंड में कोई ऐसा पुरुष हुआ ही नहीं जो गामा को हरा सके। लेकिन हैकेंचमिड ने उस भारी रकम को भी लेने से मना कर दिया। इसके अलावा अखबारों में भी ऐसा छापा गया हैकेंचमिड को भी यह पता चले कि गामा का मुकाबला हैकेंचमिड के साथ होने वाला है। लेकिन जब हैकेंचमिड ने अखबारों में ऐसी घोषणा सुनी कि मैं गामा के साथ लड़ने वाला हूँ तो फिर उन्होंने इंग्लैंड ही छोड़ दिया और वह इंग्लैंड छोड़कर अपने देश रूस में वापस चले गए। अब क्या था कि इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या किया जाए कि गामा को हराया जा सके। तो फिर गामा को हराने के लिए एक टक्कर का व्यक्ति था जो गामा को हरा सकता था। यह वही व्यक्ति था जिसने फ्रैंक गोच नाम का जो शक्तिशाली पहलवान था उसको भी हराया था
और इसके अलावा जो हेकेनचिमिड नाम का जो व्यक्ति था, जिसका मुकाबला अभी गामा के साथ होने वाला था, लेकिन हेकेनचिमिड भाग गया रूस, तो फिर यह वही व्यक्ति था जिसने फ्रैंक गोच को भी हराया था और हेकेनचिमिड को भी हराया था। और इस शक्तिशाली पहलवान का नाम था ज़ेविस्को। तो ज़ेविस्को नाम का जो पहलवान है, इसको इंग्लैंड बुलाया गया और इसको कहा गया कि तुम्हारा मुकाबला जो है यह गामा के साथ होने वाला है, और अब जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की जो आन बान शान है, यह तुमको ही बचानी है। तो गामा के साथ मैच फिक्स किया गया और आने वाले टाइम में ज़ेविस्को का मुकाबला गामा के साथ होने वाला था। ज़ेविस्को नाम का जो पहलवान था वह गामा को एक कड़ी टक्कर देने वाला था, और कड़ी टक्कर देने के लिए उसने ट्रेनिंग भी चालू कर दी थी। स्कॉटलैंड का एक सुप्रसिद्ध पहलवान था जिसका नाम अपोलो था, वह भी ज़ेविस्को को ट्रेनिंग दे रहा था और वह सिखा रहा था कि गामा से किस प्रकार से तुमको लड़ाई लड़नी है। अब आप सोच सकते हो कि गामा ने विदेश में जाकर अपनी ताकत किस प्रकार से दिखाई थी कि इंग्लैंड का तो कोई ऐसा पहलवान खड़ा ही नहीं हुआ जो गामा को टक्कर दे सके। अंत में जाकर ज़ेविस्को ने साहस बनाया और ज़ेविस्को को इंग्लैंड में लाया गया। अब ज़ेविस्को ट्रेनिंग कर रहा था और वह गामा को हराने की तैयारी कर रहा था। समय आया, अब गामा का मुकाबला ज़ेविस्को के साथ हुआ। ये जो मुकाबला है, इस मुकाबले के बारे में काफ़ी डिटेल में नहीं बताया गया है। संक्षिप्त में जो बताया गया है वही मैं आपको बताऊंगा। गामा का मुकाबला ज़ेविस्को के साथ हुआ था, जिसमें गामा ने ज़ेविस्को को हरा दिया था। गामा का मुकाबला होलबर्ग एम्पायर में ज़ेविस्को के साथ हुआ था और गामा ने ज़ेविस्को को धूल चटाई थी। एक अखबार पत्र में ज़ेविस्को ने खुद कहा था कि गामा के सामने खड़े रहना मेरे लिए असंभव था। दंगल में गामा ने ज़ेविस्को को मनमाना नाच नचाया था। विदेशी भारतीय कुश्ती कला के सामने झुक गए थे, ऐसी घोषणा ज़ेविस्को ने एक अखबार में करी थी। इसके अलावा ज़ेविस्को की पहली हार हुई और वह शांत नहीं रहना चाहता था। उसने ऐसा मन बना लिया था कि गामा को मैं आने वाले समय में एक बार फिर से हराने का प्रयास करूंगा। गामा अभी भी विदेशों का भ्रमण कर रहे थे। 1910 में लंदन में एक दंगल का मुकाबला होने वाला था, एक टूर्नामेंट होने वाला था। लंदन में जो 1910 में एक टूर्नामेंट हुआ था, उस टूर्नामेंट में जापान का एक शक्तिशाली पहलवान था जिसका नाम टेरो मयाके था। वह अपने साथ 30 शिष्यों को लेकर आया था और वहीं पर ही गामा पहलवान भी आए हुए थे। गामा पहलवान ने टेरो मयाको के सामने एक चैलेंज रख दिया और उन्होंने कहा कि मैं 1 घंटे के भीतर तुम्हारे 30 शिष्यों को मैं पछाड़ दूंगा, और यदि मैं ना पछाड़ पाया तो फिर मैं अपनी हार मंजूर कर लूँगा और उसके साथ साथ मैं तुमको 1000 पाउंड अपनी जेब से नकद निकाल कर भी दूंगा। लेकिन उनमें से किसी ने भी गामा का ये जो चैलेंज था इसको एक्सेप्ट किया ही नहीं। इस तरह से गामा का जो ताकत था और उनका जो साहस था वह धीरे धीरे पूरे विश्व भर में फैल गया था। इस तरह से गामा ने इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में अपनी ताकत का सिक्का जमाया था। उनके साथ जो पहलवान थे उन्होंने यह दिखा दिया कि पहलवानी के नाम में ये जो भारत देश है यह नंबर 1 है। कोई भी पहलवान, कोई भी विदेशी पहलवान भारत के शक्तिशाली पहलवानों को टक्कर नहीं दे सकता है। अब गामा जो थे वह स्वदेश आए और भारत में आकर उन्होंने कुश्ती करना प्रारंभ करी। भारत में भी आकर उन्होंने अनेक जो पहलवान थे उनको हराया, जिसमें रहीम भी थे, चंदा भी थे, हसन बख्श भी थे। जो अन्य पहलवान जो थे उनको भी गामा ने अपने देश में आकर स्वदेश गमन करने के बाद हराया था। गामा के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है कि गामा एक ऐसा व्यक्ति है कि जो भी व्यक्ति गामा के साथ पहलवानी करता है, जो मुकाबला करता है, वह समझ ही नहीं पाता है कि गामा को किस प्रकार से हराया जाए। गामा के पास ऐसा क्या है जो कोई भी पहलवान उनके सामने टिक ही नहीं पाता है। तो इसके बारे में जो लेखक हैं वह बताते हैं
गामा के पास दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला, अपार बल के साथ भीषण रूप से झपटना। ये जो पहला जो पॉइंट बताया है, यह लेखक कहता है कि गामा के पास अपार बल है, यानी कि अत्यधिक शक्तिशाली है, और अत्यधिक शक्तिशाली होने की वजह से वह अपने जो ओपोनेंट है, जो प्रतिद्वंदी जो सामने खड़ा है, उस पर बहुत ही फुर्ती के साथ गामा झपटते हैं। ये जो फुर्ती के साथ झपटने वाली ये जो कला है, इसी कला की वजह से गामा कई बार जीते हैं, और ऐसा कोई मैच ही नहीं है जहां पर गामा हारे हों। क्योंकि शक्तिशाली पुरुष इतनी तीव्र गति से अपने प्रतिद्वंदी के पास जाता है कि सामने खड़ा हुआ पहलवान समझ ही नहीं पाता है कि गामा कौन सा दाव लगाने वाले हैं, कौन सा पेच लगाने वाले हैं। और इसी वजह से, इसी स्पीड की वजह से गामा जो है वह अपने सामने जो उनका जो चैलेंजर है, जिसने गामा को लड़ने की चुनौती दी है, वह समझ ही नहीं पाता है कि गामा करने क्या वाले हैं। और इसी चीज़ में तो गामा सबसे आगे हैं। वह अपनी झपटने की जो क्षमता है, वह भरपूर ताकत लगाकर ऐसा दाव लगा देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि मुझ में कौन सा दाव लगाया और मैं कब चित्त हो गया। और दूसरी बात ये थी कि उनकी जो द्वंद्व कला थी वह काफ़ी सुगठित थी, काफ़ी अच्छी थी। उनके जो गुरु थे माधव सिंह, उन्होंने उनको द्वंद्व करना सिखाया था, सारे दांव पेच सिखाए थे। पहला तो उनके पास स्पीड थी, दूसरा उनके पास दांव पेच थे। वह कब कौन सा दांव लगा दे किसी पहलवान को नहीं पता चलता था, और वह ये जो काम करते थे यह काफ़ी स्पीड में करते थे। तो इसी स्पीड की वजह से और इसी द्वंद्व कला की वजह से गामा पहलवान को कोई भी नहीं हरा पाया था। सामने खड़ा पहलवान समझ ही नहीं पाता था कि गामा जो हैं वह कौन सा दांव लगाने वाले हैं। अब जो गामा थे, उनका जो लास्ट मैच था वह एक भारतीय पहलवान के साथ हुआ था, और इस भारतीय पहलवान से मैच करने के बाद किसी भी अन्य भारतीय पहलवान से गामा का मैच हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर लेखक उस मैच के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि वह कौन पहलवान था जिससे गामा का आखिरी मुकाबला हुआ था। 1916 में किक्कर सिंह के बाद भारत के प्रसिद्ध पहलवान पंडित बिब्बो के साथ गामा की कुश्ती हुई थी। ये जो पंडित बिब्बो नाम का जो पहलवान है, यह पुराने ढंग से पहलवानी करता था। पुराने ढंग से पहलवानी करने का मतलब ये है कि पहलवानी में जो दांव पेच लगाए जाते हैं, यह या तो पुराने ढंग के होंगे, पुराने तरीकों से किया जाएगा, पुरानी टेक्निक से किया जाएगा, और एक होता है पहले, यानी कि जो नई टेक्निकें हैं उस टेक्निक का यूज़ करके पहलवानी की जाएगी। तो फिर जो गामा पहलवान थे, पुरानी टेक्निक का तो उन्हें ज्ञान था ही, इसके अलावा जो नई टेक्निक थी पहलवानी में, जो दांव पेच थे, यह उनको पता थे। लेकिन जो बिब्बो नाम का जो पहलवान था, वह अपनी पुरानी टेक्निक के साथ गामा के साथ लड़ रहा था। और फिर अंत में आकर 8 मिनट के भीतर बिब्बो को, जो प्रसिद्ध पहलवान था, उसको गामा ने धूल चटा दी थी। गामा का जब बिब्बो के साथ मुकाबला हो रहा था, इस मैच में भी यही हुआ कि गामा जो अपने प्रतिद्वंदी के साथ लड़ रहे थे, वह उसको समझ में ही नहीं आने दे रहे थे कि गामा अब कौन सा दांव लगाने वाले हैं, कौन सा पेच लगाने वाले हैं, कौन सी गतिविधि करने वाले हैं। तो इस तरह से जो गामा थे, उन्होंने ये जो भारतीय पहलवान, जो आखिरी पहलवान था, इसके साथ उन्होंने अपने जीवन की आखिरी कुश्ती लड़ी थी, जिस गामा ने पहली दफ़ा तो ज़ेविस्को को हरा दिया था। अब ज़ेविस्को चाहता था कि मैं गामा से दोबारा टकराऊं, और दोबारा टकराने के लिए जो ज़ेविस्को नाम का जो पहलवान था वह भारत आया। भारत में आने के बाद ज़ेविस्को का और गामा का जो मुकाबला था, यह पटियाला में होने के लिए निश्चय किया गया कि गामा का और ज़ेविस्को का मुकाबला पटियाला में होगा। तो जब यह मुकाबला हुआ था गामा और ज़ेविस्को के बीच, तो उस समय भी गामा में इतनी फुर्ती थी, इतनी ताकत थी कि ज़ेविस्को नाम के जो शक्तिशाली पहलवान था, उसको 40 से 42 सेकंड में ही पछाड़ दिया था। गामा ने मात्र 42 सेकंड में ज़ेविस्को को हरा दिया था। यह जो मुकाबला हुआ था दूसरी बार ज़ेविस्को के साथ, यह 18 साल बाद हुआ था। 18 साल पहले
जब गामा वहाँ गए थे विदेश में, तब उनकी लड़ाई ज़ेविस्को के साथ हुई थी। 18 साल के बाद ज़ेविस्को भारत आया तो फिर यहाँ पर भी गामा ने ज़ेविस्को को मात्र 42 सेकंड में हरा दिया था। गामा का एक बेटा था जिसका नाम जलालुद्दीन था और वह किसी कारणवश 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। गामा का एक शिष्य था, मुख्य शिष्य था, जिसका नाम सामा पहलवान बताया गया है। गामा जो थे और इनके जो भाई थे इमाम बख्श, इनको सरकार की तरफ से और महाराज की तरफ से अच्छी खासी पेंशन भी मिलती थी। इन दोनों भाइयों को 250 रुपये महीना पेंशन दिया करती थी। उस समय 250 रुपये बहुत ही बड़ी बात थी और गामा जो थे उस समय लखपति की श्रेणी में आते थे। अब गामा की भारतीय पहलवान के साथ तो अंतिम लड़ाई थी जो पंडित बिब्बो के साथ हुई थी। इसके अलावा जो गामा जो थे उनकी अब एक अन्य जो विदेशी पहलवान था उसके साथ आखिरी लड़ाई होने वाली थी, जिसके बारे में लेखक यहाँ बताते हैं। जो भारत देश पटियाला के जो महाराज थे वह एक बार लंदन गए हुए थे और लंदन में स्विट्ज़रलैंड का एक पहलवान था जिसका नाम जेम्स पीटरसन था और वह वहाँ पर ऐसा दंभ भर रहा था कि मैं इस दुनिया का शक्तिशाली पुरुष हूँ, कोई भी पहलवान मुझे टक्कर दे ही नहीं सकता है। तो फिर वहाँ पर जो पटियाला के जो महाराज गए हुए थे उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझते हो तो ऐसा करो कि तुम हमारे भारत देश में आओ और वहाँ पर जो गामा पहलवान है उसको हरा कर दिखाओ। तो फिर वह जो पीटरसन नाम का जो पहलवान था वह नहीं आना चाहता था, लेकिन जो हमारे जो पटियाला के जो महाराज थे उन्होंने कहा कि तुम वहाँ पर आओ और तुम जब यहाँ आओगे तो उसका खर्चा भी मैं दूंगा और जब तुम जाओगे तो उसका खर्चा भी मैं दूंगा और तुम गामा के साथ मुकाबले के दौरान हारो या फिर जीतो तुमको 25,000 रुपये मैं अपनी तरफ से दूंगा। तो फिर जब पीटरसन ने ऐसी बात सुनी कि 25,000 रुपये मुझे मिलेंगे भले ही मैं हारूं या जीतूं, तो फिर वह पहलवान जो था वह भारत आने के लिए तैयार हुआ और गामा का मुकाबला उस पीटरसन नाम के जो पहलवान था उसके साथ निश्चय किया गया। जो पीटरसन नाम का जो पहलवान था जो स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला था उसने अपनी पूरे शरीर पर वैसलीन लगा ली थी ताकि उसका जो शरीर है वह फिसलनदार हो जाए, उसको कोई पकड़ ही ना पाए। तो इसके ठीक विपरीत गामा ने अपनी जो शरीर था उस पर अखाड़े की मिट्टी लगा ली। अब इन दोनों का मुकाबला हुआ। गामा और पीटरसन का यह जो मुकाबला था यह 1 मिनट 82 सेकंड तक चला और गामा ने इतने कम समय के भीतर ही उस पहलवान को धूल चटा दी थी। दरअसल ऐसा देखा जाए कि गामा के जितने भी मुकाबले हुए हैं उसमें ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि गामा की लड़ाई किसी अन्य पहलवान के साथ लंबे समय तक चली हो। ऐसा इसीलिए है कि गामा की जो स्पीड है और जो टेक्निक है ये दोनों ही बहुत ही उच्च दर्जे की है। गामा अपनी स्पीड के माध्यम से कब कौन सा दांव लगा दे सामने वाले पहलवान को पता ही नहीं चलता था और जैसे ही दांव लगाया और यदि वह व्यक्ति चित्त हो गया तो फिर गामा की विजय वहाँ पर निश्चित ही थी। और इसीलिए जो गामा जो पहलवान है वह किसी भी पहलवान से हारे ही नहीं, अपनी स्पीड की वजह से और दूसरा अपनी जो द्वंद्व कला है उनकी जो टेक्निक है इस वजह से। तो इस तरह से गामा की एक विदेशी पहलवान यानी कि पीटरसन जो था इसके साथ उनका अंतिम मुकाबला हुआ। बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये है कि यह जो व्यक्ति हारा था पीटरसन, इसको 25,000 रुपये दिए गए राजा की तरफ से, लेकिन गामा को कुछ भी नहीं दिया गया, बल्कि गामा को तो और भी भारी इनाम देना चाहिए था, लेकिन गामा को महाराज की तरफ से कोई इनाम नहीं दिया गया। पुस्तक के जो लेखक हैं इन्होंने गामा के बारे में इतना सब कुछ बताया। इसके अलावा गामा के जो अंतिम उपदेश था वह वहाँ पर बताते हैं। गामा कहते हैं मन से वचन से पवित्र रहना और सदा ईश्वर का सहारा रखना, यही मेरा मूल मंत्र है। मैं हर घड़ी कर्ता से डरा करता हूँ और सोचता हूँ यह शरीर उसका निवास स्थान है, इसे सदा पवित्र रखना चाहिए। पवित्र रखता हूँ मन और
वचन को भी पवित्र रखता हूँ। केवल दांव पेच ही विश्व विजय के लिए पर्याप्त नहीं है। बल और दांव पेच में उग्रता तो ईश्वर ही पैदा करता है। जब तक शरीर में उठने बैठने की ताकत रहे, व्यायाम करें। खाट पर भी पड़े रहिए तो यही सोचिए कि खाट पर से उठते ही व्यायाम आरंभ कर देंगे, और ऐसा ही कीजिए भी। व्यायाम न करना तो जीते जी कब्र में जाकर लेट जाना है। आप व्यायाम को ही अपना नेक और ईमानदार साथी समझें। यह जो शब्द थे यह गामा के थे। इस तरह से गामा के बारे में उन लेखक ने जो भी बताया है वह मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। इसके अलावा गामा के अतिरिक्त वह अन्य शक्तिशाली पुरुष की, शक्तिशाली पहलवानों की चर्चा करते हैं। वह मैं यहाँ आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। गामा के बारे में बहुत अधिक नहीं बताया गया है, उनके भोजन के बारे में नहीं बताया गया है, उनके व्यायाम प्रणाली के बारे में नहीं बताया गया है। इसकी चर्चा एक अन्य पुस्तक जो है उसके माध्यम से करूँगा, जब गामा की मैं संपूर्ण सीरीज़ बनाऊँगा जिसमें सिर्फ गामा के बारे में ही बताया जाएगा। तब वहाँ पर मैं आपको उनकी व्यायाम प्रणाली के बारे में, कि वह कितना दंड बैठक लगाते थे और उनका भोजन क्या था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी ये जो स्वास्थ्य शिक्षा पुस्तक है इसमें गामा के बारे में जो भी बताया गया है वह मैंने यहाँ आपको बता दिया है।